Today, this is my horse. This is the force. Reaction, horizontal, tension. This is my card. mg, इसका मास r. इसको कैपिटल एफ लिया था कि स्मॉल एफ लिया था कल? स्मॉल होगा. कैपिटल एफ तो फ्रिक्शन वाला लिया था ना. आर डैश टेंशन. इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. ये आपको सीखना है ना, जिसमें आप बॉडी को पॉइंट से डिनोट करते हो और उसके बाद उसके फोर्सेस उस पर डिनोट कर देते हो. ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम. एक छूट रहा था. सारे फोर्सेस इसमें कंसीडर हो गए. सारे फोर्सेस इसमें कंसीडर हो गए. ठीक है, इसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं. एक बार और अच्छे से बताऊंगा. ये इसलिए नहीं बनाया मैंने कि मेरे पे हॉर्स बनाते नहीं बनता है. ये सच में फिजिक्स में है. इसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं. अभी देखेंगे क्या क्या इक्वेशंस निकाले थे, फिर से समझते हैं. ठीक है, सीरियसली आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो सोने वाले सोना. ठीक है, और बाकी सब थोड़ा सा फोकस करना, बिकॉज वी आर डूइंग द एप्लीकेशंस ऑफ ऑल लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम में आपको समझ में आएगा. आप कोई भी पेपर उठा के सॉल्व करो, इससे 101% क्वेश्चन बनना है. एंड दिस इज द बेसिक्स ऑफ ऑल द फिजिक्स इन लॉज ऑफ मोशन, राइट? सो ट्राई टू फोकस फॉर सम टाइम. जैसे जैसे फोर्स का डिवीजन रिजोल्यूशन यहां कर रहे हैं ना, आगे वाले सारे केसेस में भी वैसे वैसे करेंगे. एक का करके मैं बता रहा हूं, बाकी के केसेस का आपसे पूछूंगा, इसलिए ध्यान दो. ठीक, पहले हमने अलग अलग मोशन लिया. फोर्स इसका अलग लिया, इसका मोशन अलग लिया. ठीक, इस डायरेक्शन में पैर फोर्स लगा रखा, इसका रिएक्शन इस डायरेक्शन में मिल रहा. रिएक्शन को दो में डिवाइड किया. दिस इज द हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल कंपोनेंट किसको मैनेज कर रहा है? वेट को. वेट को बैलेंस कर रहा है. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट घोड़े को आगे की तरफ बढ़ा रहा है. लेकिन ये घोड़ा एक स्ट्रिंग से बना हुआ है, and force in the string is called tension. It is always working in the opposite direction. तो अगर हॉर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स के कारण मूव कर रहा है, तो उसे अपोज कौन कर रहा है? टेंशन. तो नेट फोर्स कितना होगा हॉर्स पे? कल ही बताया था, H माइनस T इक्वल्स टू F. अगर घोड़े ने एक्सेलरेशन किया A, तो ये F क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. फिर हमने कंसीडर किया कार्ट का मोशन. अब जैसे घोड़ा आगे बढ़ रहा है तो कार्ट भी आगे बढ़ रही है. कार्ट के फोर्सेस देखो, एक तो mg लग रहा है नीचे की तरफ, और ये ग्राउंड इस mg को ऊपर की तरफ रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज r डैश. ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, खत्म हो गया इनका काम, कोई यूज. फिर हमने देखा कि इसमें भी क्या लगी हुई है? स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है टेंशन, और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ग्राउंड के कारण काट. ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है. सो दीज टू फोर्सेस आर अपोजिट इन नेचर. लेकिन हॉर्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? टेंशन के डायरेक्शन. इट मींस टेंशन इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा? नेट फोर्स T माइनस F इक्वल्स टू m3. Why the acceleration is same? Because जिस स्पीड से भाई हॉर्स मूव करेगा, सेम एक्सेलरेशन कौन करेगा? कार्ट करेगी. दोनों एक स्ट्रिंग से तो जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? दोनों सेम एक्सेलरेशन करेंगे. These are the two equations. If you have to find the value of acceleration, जो कि पेपर में आती है, आप क्या करो? इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो.
हमने क्या किया, अभी हम सेपरेट मोशंस कंसीडर कर रहे थे, अब हमने हॉर्स और कार्ट का मोशन पूरा एक ही कंसीडर किया। ठीक, अभी हमने सेपरेट मोशंस को कंसीडर करके ये दो इक्वेशंस निकाले। नाउ वी आर कंसीडरिंग द मोशन एज अ होल। कार्ट और हॉर्स एक ही सिस्टम, इन दोनों अभी दो सिस्टम्स थे अलग अलग, अब हॉर्स और कार्ट को हमने एक ही सिस्टम मान लिया। एक सिस्टम मान लोगे तो देखो ये टेंशन एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगे, प्रैक्टिकली भी कैंसिल कर देंगी। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, देखो T माइनस F प्लस H माइनस T इसका जो MA प्लस MA बनेगा। ए T से T कैंसिल, तो बचा H। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आई एम सॉरी, जस्ट वेट। हाँ, मैं इसको फोन को बंद कर दूं पहले। चलो अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। H माइनस F इक्वल्स टू A M प्लस M। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, टैली एप्लीकेशन। समझ में आई सबको? भैया क्या क्या कह रहे हो? इक्वेशन 2 किधर से आई भैया? क्या क्या बोल रहे, कोई और बोल के बता, थोड़ा स्लो बोल रहा है। ये तो और ही कट गई आवाज, बोलो बोलो जल्दी बोलो। इक्वेशन 2 कहाँ से आई? इक्वेशन 2 कहाँ से आई? इक्वेशन 2 आई, हमने कार्ट, यार उस दिन नहीं आए थे क्या जो पूछ रहे इक्वेशन 2 कहां से आई? यहाँ पे कार्ट था, कार्ट, वो कार्ट भी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा था पर्टिकुलर फोर्स से, राइट? और जब वो कार्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उस कार्ट के ऊपर भी तो बहुत सारे फोर्सेस वर्क कर रहे थे, जैसे कि वेट नीचे के डायरेक्शन में, वेट का रिएक्शन ऊपर के डायरेक्शन में, टेंशन आगे के डायरेक्शन में, और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे के डायरेक्शन। बट हॉर्स आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कार्ट भी आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो T माइनस F नेट फोर्स, दो ये तो कैंसिल हो गए। कौन से दो फोर्सेस में से? T और F। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि आगे की तरफ कार्ट मूव कर रही है, मतलब T इज ग्रेटर देन H। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? T माइनस H इक्वल्स टू F नेट फोर्स। इफ द एक्सेलरेशन इज A, अगर एक्सेलरेशन क्या है? A है, तो कितना हो जाएगा नेट फोर्स? T minus F is equals to M. M is the mass of the cart. Capital M is the mass of the horse. Equation number 2. दोनों को ऐड कर दोगे तो एक्सेलरेशन निकल आएगा। क्लियर? आई होप सबको। हाँ, घोड़े के केस में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगे। क्यों नहीं लगेगा? घोड़ा पैर उठा के चलता है, घोड़ा पैर स्लाइड नहीं करता, समझ रहे हो? तो घोड़े के पैर में अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स है भी तो वो टेंशन में कंसीडर कर लिया, ठीक? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल कंसीडर द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलरेडी, तो यहां पे आप फ्रिक्शनल फोर्स अलग से कंसीडर नहीं करोगे। दैट्स व्हाई दिस एप्लीकेशन, आप बहुत ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि और भी बहुत सारे फोर्सेस हैं जो इसमें वर्क कर रहे हैं, बट अपन को सिर्फ इतने फोर्सेस से मतलब, बस इतने फोर्सेस, इतने फोर्सेस के आप बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी, बिकॉज दिस इज द हॉर्स पार्ट प्रॉब्लम। लिख भैया एक सेकेंड दीपेश। हाँ, छोटा वाला एफ जो है, हाँ हाँ होंगे ना, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके, यार बात बराबर है, इसके कंपोनेंट ले लो चाहे आर के कंपोनेंट, बिकॉज एफ इज इक्वल टू आर।
एक यहां पर रहेगा, इसको टेंशन मान लो। अरे वही मैं कह रहा हूं, क्या है अंकित, यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। आपको ये वाला फोर्स तो क्या किसको लगा रहा है घोड़ा? धरती को। आप धरती के फोर्स को कंसीडर कर रहे हो क्या? नहीं, आप मोशन को कंसीडर कर रहे हो ना। ये वाला फोर्स तो क्या, इस फोर्स के कारण तो अर्थ में एक्सीलरेशन हुआ जो आपको नहीं दिखा। ये फोर्स तो गया, इसका काम हो गया खत्म। अब कौन से फोर्सेस बचे? ऊपर वाले। ठीक, हाँ देखिए कुछ भैया एक बार टेंशन बता दीजिए, समझ नहीं आया। टेंशन उस दिन बताया था आई थिंक। चलो ठीक है, देखो टेंशन का ये देखो, टेंशन फिर से बता देता हूं, पहले इसको लिखो, इसको लिख लो। ठीक है, लिखो इसका, हाँ एक्सेलरेशन निकाल लो। बिल्कुल, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह यूज करके आप क्वेश्चन की वैल्यू निकाल लीजिए। अभी क्वेश्चन देता हूं, लिखो। ठीक है, पहले डालो मोशन ऑफ अ हॉर्स। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम के अंदर मोशन ऑफ अ हॉर्स। इन पुलिंग द कार्ट, the horse exerts a force small f बनाना, exerts a force ये on the ground in inclined direction. Let the mass of the horse is capital M. देखो, इसका कोई प्रूफ या डेरिवेशन वगैरह आपको नहीं आने वाला पेपर में, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि नहीं आएगा। ठीक है, सो सारे कंसीडरेशंस जो है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि हमने कैपिटल एम किसको माना है? हॉर्स के मास को। स्मॉल एम किसको माना है? कार्ट के मास को। ठीक है, स्मॉल एफ कौन सा फोर्स है? जो हॉर्स लगा रहा है। कैपिटल एफ कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है। और टी क्या है? टेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, ये सारे कंसीडरेशंस एक एक लाइन में आप सारे लिख लो। हर कंसीडरेशन के सामने ऐसा एरो बना के खाली छोड़ो, ऐसे एरो बनाओ सारे कंसीडरेशंस के सामने। और एफ देखो ऐसा, एफ इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू, और क्या क्या है? एम एच और एम। समझ गए? ये सारे एरो बनाओ और इनके सामने कौन क्या है आपको पता है, लिख लेना। लेट के बाद, लेट द कैपिटल एम इज द मास ऑफ द हॉर्स, वही बात है। ठीक है, देन सीधा इक्वेशन लिखो, h माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। इक्वेशन नंबर 1-2 से h माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर लिखो मोशन ऑफ द कार्ट T माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, स्मॉल एम लिखना, ये वाला इक्वेशन। और इसको इक्वेशन नंबर 2 देना। ठीक है, गुड, फाइन। इसके नीचे लिखो मोशन ऑफ हॉर्स एंड कार्ट। ब्रैकेट में लिखो in this case pair of tension will cancel each other. In this case pair of tension
will cancel each other. ठीक है, और लिखो इसके नीचे एडिंग 1 and 2 और ये लिखो समझाते हैं कि टेंशन क्या है, लिख लो यहां तक। देखो लिखिए, हो गया सबका? यस सर। टेंशन का कॉन्सेप्ट समझ सकते, उस दिन ही समझाया था। अगर सी टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स ओनली। अगर हम किसी फोर्स को इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के अंदर, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के अंदर कंसीडर करते हैं, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशनल फोर्स। ठीक है, वही नॉर्मल फोर्स, समझो इस चीज को। अगर ये पेंडुलम है, ये हमने बॉब को ऐसे पकड़ रखा है, ठीक, ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल, मतलब ये चल नहीं सकती, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ। आप जब इस बॉब को छोड़ोगे तो ये रेस्ट पे आएगा। देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम एंड वी हैव स्टडीड चेंज इन मोमेंटम कब होता है, जब रिटार्डिंग फोर्स लगता है। इट मींस जब ये रेस्ट पे आया तो एक रिटार्डिंग फोर्स वर्क किया इस स्ट्रिंग में, राइट। और अगर इसी टेंशन को हम इस सरफेस के रिस्पेक्ट में कंसीडर करें तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा? सो देयर आर ऑलवेज, अब बात यह है कि ये टेंशन आया, लेकिन आया कहां से भाई? अगर आया है इट मींस देयर आर टू फोर्सेस वर्किंग देयर, बिकॉज सिंगल फोर्स कभी वर्क नहीं करता। देयर आर ऑलवेज द पेयर ऑफ फोर्सेस वर्किंग देयर, राइट। तो स्ट्रिंग में दो फोर्सेस वर्क करेंगे, दोनों टेंशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। दिस टेंशन इज नथिंग जस्ट अ नॉर्मल फोर्स। अगर इस स्ट्रिंग को यहां पे कोई आदमी, यहां पे मास लगा है, खींच रहा है, तो ये मास एक अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिंग में फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और इस बॉक्स के लिए भी एक फोर्स वर्क करेगा इस डायरेक्शन में। सो जिस सरफेस को अपन कंसीडर कर रहे हैं, उससे स्ट्रिंग अगर जुड़ी हुई है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला टेंशन यूज करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। हमने जब हॉर्स को कंसीडर किया था तो हॉर्स से स्ट्रिंग जुड़ी हुई थी, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स कंसीडर कर रहे। जब हमने बॉक्स को कंसीडर किया या कार्ड को कंसीडर किया, उससे जो स्ट्रिंग जुड़ी हुई थी उसका अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स कंसीडर कर। जहां स्ट्रिंग जुड़ी है उसके अपोजिट डायरेक्शन का टेंशन उसके मोशन में कंसीडर करो। टेंशन इज नथिंग, यहां पे टेंशन क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। जितना इसका मास है और जितना ये एक्सेलरेशन कर रहा है, दोनों सेम एक्सेलरेशन कर रहे हैं। सो दिस इज द टेंशन। सो टेंशन नॉर्मल फोर्स है और कुछ नहीं, लेकिन जब वो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में वर्क करने लगता है इट बिकम्स टेंशन। उसको हम टी से डिनोट करने लगते हैं। किससे डिनोट करने लगते हैं? तो ट्रिक याद रखो, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। ट्रिक याद रखो कि जिससे स्ट्रिंग का छोर जुड़ा हुआ है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन का डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। आप हॉर्स वाला केस एक बार फिर से देखो। हॉर्स से जब स्ट्रिंग जुड़ी हुई थी तो हमने उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला टेंशन कंसीडर किया। जब बॉक्स से स्ट्रिंग जुड़ी हुई थी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला टेंशन कंसीडर किया। आप, ये तथ्य है, टेंशन जहां भी वर्क करेगा ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी हम देखेंगे पुली वाला केस। अब देखना, अगर आप एक टेंशन भी निकाल लेते हो तो दूसरा अपने आप निकल आएगा, क्योंकि एक जिस डायरेक्शन में टेंशन है दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। पेयर ऑफ फोर्सेस तो वर्क कर रहे हैं। ठीक है दीपेश? हाँ भैया। ओके, डालो सेकंड नंबर। आज सारी एप्लीकेशन करवाएं। सेकंड नंबर कौन सी है? प्रॉब्लम ऑफ मास एंड पुली।
बहुत अच्छी, इसी से क्वेश्चन आते कॉम्प्लेक्स। भैया हेडिंग एक बार फिर से रिपीट कर दी। क्या बोला? प्रॉब्लम ऑफ मासेस एंड पुली, मासेस एंड पुली। सिंपल है ये, बट क्वेश्चन अच्छे आते। अब समझो, बना लो, पहले बना लो, बना लो, सब बना लो, सिंपल सा डायग्राम। अगर प्रैक्टिकली देखें तो इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम, तो ये नीचे की तरफ भागेगा, और जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ भागेगा उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ भागेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस। ध्यान रखना, वी हैव कंसीडर्ड अ फ्रिक्शनलेस पुली। जब आप एडवांस्ड में जाओगे इसके क्वेश्चन के, तो उसमें पुली का फ्रिक्शन दे देता है, तो वो बहुत डिफिकल्ट बन जाता है, हमें डील नहीं करना उससे, देखेंगे बाद वाली क्लास। फिलहाल के लिए दिस पुली इज फ्रिक्शनलेस। हमने दो मास लटकाए, एक कैपिटल एम, एक स्मॉल एम, ठीक। एक कैपिटल एम नीचे की तरफ आ रहा है और स्मॉल एम ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन इज सेम। प्रैक्टिकली भी देखोगे तो यही होगा, यही होगा। अब हमें फोर्सेस देखने हैं कौन कौन से वर्क कर रहे हैं। देखो इसमें नीचे के डायरेक्शन में कौन सा वर्क कर रहा है? ग्रेविटेशनल। ऊपर के डायरेक्शन में टेंशनल। टेंशनल फोर्स करता है। अगर टेंशन का डायरेक्शन यहां ऊपर है तो यहां अपोजिट होना चाहिए, ठीक। देखो सेम आ गया तुम्हारा, जहां से स्ट्रेंथ कनेक्ट है उसके डायरेक्शन के अपोजिट में। और इसमें नीचे के डायरेक्शन में कौन सा वर्क कर रहा है? ग्रेविटेशनल। इज द एक्सेलरेशन, पहले तुम किसी का भी मोशन कंसीडर कर लो, स्मॉल एम, ठीक है। फर्स्ट हमने किसका कंसीडर किया? स्मॉल एम। आप इक्वेशन बताओ, नेट फोर्स का इक्वेशन क्या होगा? What would be the net force? mg minus t, a, mg minus a. Anyone? सोचो थोड़ा सा। अर्थ Yeah, minus m into a. जैसे नेट फोर्स अपन ने उस केस में निकाला था, यहां पे मोशन वर्टिकल ना हो, सॉरी हॉरिजॉन्टल ना होकर कैसा है? वर्टिकल है। ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स कौन सा वर्क कर रहा है? टेंशन। नीचे के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स कर रहा है? एमजी। बॉडी कहां को मूव कर रही है? ऊपर को। तो क्या करोगे? ये तो नेट फोर्स आ गया। कौन सा दिमाग लगा रहे हो भाई? मास ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? टी। नीचे की तरफ एमजी। व्हाट वुड बी द नेट फोर्स? टी माइनस एमजी। एंड व्हाई नॉट एमजी माइनस टी? क्योंकि बॉडी नीचे डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, ऊपर। तो बड़ा फोर्स कौन सा है? कैपिटल टी, टी माइनस एमजी। नेट फोर्स एफ। कंसीडर कर लो, इस एफ को क्या लिख सकते हो? अगर एक्सेलरेशन ए है और बॉडी का मास स्मॉल है, ma। कोई कठिनाई गई? किसी को भी नहीं गई? शाबाश। इसका बताओ। टी माइनस एम जी माइनस इसका बताओ। टी। minus एम t। mg minus t इज इक्वल टू ma। कौन सा है? कौन सा? कैपिटल कैपिटल एम। एम। कैपिटल एम
फिर से वही सेम चीज, ए आ जाएगा m माइनस m अपॉन m प्लस m। सॉल्व करके देखो किसका नहीं आ रहा। दोनों के केस में एक्सेलरेशन अपोजिट है, बट एक पर्टिकुलर केस में तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ये वैल्यू है कि किस किस की नहीं आ रही, यहां से हमें बताओ। सिंपल मैथमेटिक्स है, यहां से m प्लस m करके a कॉमन ले लिया, यहां पे ये माइनस में था ये प्लस में था, तो mg माइनस स्मॉल m, तो m माइनस m g कॉमन, और 8 से यहां ट्रांसफर कर दिया m माइनस m अपॉन m प्लस m। एक्सेलरेशन निकल आया, एक्सेलरेशन निकल आया। हमें निकालना है टेंशन कितनी है स्प्रिंग में। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो और बताओ कि टेंशन की वैल्यू कितनी आई। सॉल्व करो रफ में, पीछे मैं लिखवाऊंगा पूरा, पहले रफ में सॉल्व करो। टेंशन की वैल्यू निकालो, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो यहां। अरे यहाँ पे स्टेप दिक्कत कर रहा है, लो रुक जाओ, देखो लो वरना देखो देखो देखो, ये प्लस mg ये माइनस mg, तो mg माइनस mg, अरे यार ये प्लस mg है कैपिटल वाला तो बड़ा, ये माइनस है छोटा वाला तो माइनस, इक्वल टू में m प्लस m ए। ठीक, इससे g कॉमन ले सकते हो, ले लो, तो m माइनस m g कॉमन इसकस टू m प्लस m ए। इसको उठा के यहां ले आओ, आ गई है की वैल्यू। अब ठीक है, अभी लिखना नहीं है, अभी सॉल्व करके बताओ कि टेंशन कितना है। शाबाश, आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर। भैया हाँ। 2m mg अपॉन m प्लस m, 2 कैपिटल M स्मॉल m g अपॉन m प्लस m। कसर सबका आ रहा है, ये आएगा आएगा धीरे धीरे करो, नहीं आएगा तो हम तो हैं। आने का मतलब ये नहीं है कि ये उठा के कॉपी में लिख लो आ गया, आने का मतलब निकालने से। मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स। यहां एक जी का टर्म आ जाएगा और इस वाले जी को टर्म को साइड ले जाना, जी को कॉमन लेना ना, बाकी सब ऐड हो जाएंगे, 2mm अपॉन m प्लस m आ जाएगा। कर ही दे रहा है, करना तो पड़ेगा। t माइनस mg इसकस टू m, a की वैल्यू कितनी रख दी 2, नहीं m माइनस m अपॉन m प्लस m, तो t हो जाएगा माइनस mg m माइनस m स्क्वायर अपॉन m प्लस
T is equals to mm minus m square. हाँ हमारा तो -2m m² अपॉन कैपिटल M प्लस M आर। देख रहे देखो हमारे से देखो ना, हम तो वैसे ही कर रहे हैं ना जैसा नॉर्मल है, हम तो कुछ अलग नहीं कर रहे। टी हो जाएगा, एक एक स्टेप से कर रहे हैं। एक इसका हाँ इसका जी को कॉमन ले लो और m प्लस m को एलसीएम ले लो, तो ये m माइनस m स्क्वायर और m प्लस m का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस m और प्लस m स्क्वायर। भैया जैसे आपने वहां पे G ब्रैकेट खोला, हाँ तो वहां पे दोनों में G का मल्टीप्लाई होगा तो m G आएगा पहली टर्म। कहाँ पे? यहाँ पे हाँ जी को हमने बाहर रखा बेटा, जी का मल्टीप्लाई कहीं नहीं किया। देखो जी यहाँ पे भी बाहर है, ठीक है। जी यहाँ पे भी बाहर है, फिर जी को पूरे ही बाहर कर लिया, इससे भी और इससे भी, तो जी पूरा बाहर आ गया। तो टी क्या हो गया? m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, 2m अपॉन m प्लस और जी। हाँ भैया यही आ रहा। हाँ तो यही तो, और सबका तो यही आ रहा। उस बच्चे ने भी तो यही बोला था। नहीं वो माइनस साइन गलत हो गया था। हाँ ठीक है बताओ। ये वाला है यार, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ऊपर ही बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर थोड़ी है जो ऊपर नीचे होगा। मल्टीप्लिकेशन में तो सिर्फ ऊपर होगा ना बेटा। अच्छा देखो 4/5। अच्छा तो ठीक है, तो m के साथ a का मल्टीप्लाई है, हाँ तो a की वैल्यू अपन ने ये रख दी। ठीक है, और किसी को गणित में दिक्कत है? भैया बता दो अभी। हाँ बेटा हाँ पूछो। ये लास्ट सेकंड स्टेप जो है ना वो कैसे आया? ये वाला स्टेप देखो बेटा, ये स्टेप था और ये था, हमने दोनों में से जी को कॉमन ले लिया तो जी को हटा दो, जी को रख दो कहां? यहां। ठीक, फिर m प्लस m को एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? mm और प्लस m स्क्वायर, तो ये पूरे टर्म बन गए और जी दोनों में से कॉमन आ गया, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो गया, mm प्लस mm 2mm और अपॉन में m प्लस m और g का g। ठीक है, हाँ गुड। भैया लिख लें। लिख लो बिल्कुल लिख लो। कंसीडर 2 masses फिगर के बाद, फिगर का कंसीडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसीडर 2 masses कैपिटल M एंड स्मॉल m, कैपिटल M एंड स्मॉल m, ब्रैकेट में लिखना कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m। connected to the two free ends of an inextensible string which passes over a smooth pulley। ये स्ट्रिंग के बाद रिपीट कर दी। string which passes over a smooth pulley। ठीक है, फुल स्टॉप। पुली के बाद ब्रैकेट में लिखना फ्रिक्शनलेस, ये हमने कंसीडर किया है।
फ्रिक्शन। नाउ लिख लो, फॉर मास smaller, equation this, for mass capital, equation this, यहां से यहां और फिर यहां putting the value of A in equation 1, ये भैया हाँ बेटा, ए की वैल्यू इक्वेशन 2 में भी तो रख सकते थे। बिल्कुल रख सकते थे, क्यों नहीं रख सकते थे? यू विल गेट द सेम वैल्यू। भैया हाँ, ये दोनों मासेस में टेंशन सेम रहेगी। तो बेटा ऑलवेज टेंशन, आई टोल्ड यू राइट, टेंशन इज ऑलवेज सेम। टेंशन इज नॉट बिकॉज ऑफ द मासेस, टेंशन इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग हैज द इक्वल पेयर ऑफ टेंशन। भैया इसमें सेम डायरेक्शन में है टेंशन कि अपोजिट में है दोनों? हमेशा अपोजिट में रहती है, देखो यहाँ देखो, सेम में है। सर भैया नहीं भैया अपोजिट है। हाँ, हमेशा opposite। सर अगर टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स होंगी तो उनके टेंशन भी सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? फिर तो बेटे डिफरेंट, वही बात है, बिकॉज यू आर टेकिंग अ सिंगल स्ट्रिंग, दैट्स व्हाई टेंशन इज सेम। अब अगर दो अलग अलग स्ट्रिंग लोगी तो ये पुली कैसे बनेगी? फिर तो दो अलग अलग पुलीज होंगी ना, फिर दो अलग अलग पुलीज होंगी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस कम, देखो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना वो एक पुली का नहीं मिलेगा, 3-4 पुली का मिलेगा, लगी रहती है एक के बाद एक। लेकिन आप देखना उन सब केसेस में मोर और लेस टेंशन सबकी सेम देते हैं, टेंशन को डिफर नहीं करते। लेकिन अगर हाँ, जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि अगर स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी तो टेंशन के पेयर चेंज हो जाएंगे। हाँ, तो फिर तो केस ही खत्म सर हो। थोड़ा सा फिर साइड तो हो केस। जाइए। हाँ, फिर वो अलग केस। फिर वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट वर्क के इलास्टिसिटी आ जाएगी, तो एक और फोर्स वर्क करने लगेगा, दैट इज कॉल्ड केएक्स, स्प्रिंग फोर्स, पढ़ेंगे। भैया बट हाँ, भैया अगर किसी एक साइड से लगाएंगे स्प्रिंग पर तो टेंशन चेंज हो जाएगा? क्या कह रहे हो? फिर से पूछना, किसी एक साइड से अगर फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग पर तो टेंशन चेंज हो जाएगा क्या, या फिर ऐसे ही कांस्टेंट ही रहेगा? अगर और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी प्रोवाइड करोगे, ये कह रहे हो? हाँ भैया। एमजी के साथ मान लो हम इसको अपने हाथ से खींचने लगे, हाँ ये कह रहे हो? हाँ, उससे कोई फर्क, टेंशन के पेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर टेंशन चेंज भी होगा तो ये वाला टेंशन भी चेंज होगा, तो टी डैश और ये भी टी डैश, यस और नो? हाँ भैया। सेम पेयर विल नेवर चेंज। ओके हो गया होगा आपका। ओके चल, थर्ड डालो, थर्ड फ्री बॉडी डायग्राम। ये सब सी फ्लोर है,
फ्री बॉडी डायग्राम, ये सिंपल है, इसी का केस है। ठीक, बस इतना दिया। ठीक, आपको सीखना है कि इन कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना, आप किसी का भी बना सकते हो। वही तरीका है, जो बॉडी के मासेस है उनको क्या ले लो, पॉइंट साइज, और उन पॉइंट साइज मासेस पे कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं वो लिख लो। ठीक, जैसे मान लो एक का मैं बताऊंगा, एक का आप बताओ। ठीक है, M1 का मैं बताता हूं। देखो ये M2 नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां पे कौन सा लगेगा, ठीक, और यहां पे भी कौन सा लगेगा, ठीक, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। ठीक, तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में F लगना था उसका काम खत्म हो गया, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है। अब देख, अगर हम M को कंसीडर कर, M1 नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, M1 ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, इसका रिएक्शन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या बचा, T. नेट फोर्स कितना बचा, सिर्फ T। तो अगर हम पहले मास के इक्वेशन की बात करें तो तुम्हारा T आ जाएगा नेट फोर्स, इसका एक्सेलरेशन मान लो कितना है, ए, और मास कितना था, M1, तो M1 है, और नेट फोर्स क्या किसके कारण लग रहा है, टेंशन के, और तो कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर नहीं रहा क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो T इक्वल्स टू M1 है। ठीक, अगर इसका एक्सेलरेशन ये है तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो आप बताओ अगर ये M2 है, इसके डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस बनाओ जरा, बनाओ कॉपी। M1 और M2 लिखे हैं ना, सेम कैसे होंगे, mg minus t is equals to m2 है। क्या बोल रहे हो, mg माइनस t इक्वल्स टू M2। वेरी गुड, इसमें नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है mg, M2 ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है t। नेट फोर्स निकाल लो, तो mg M2g नीचे के डायरेक्शन में माइनस t ऊपर के डायरेक्शन में इज इक्वल टू व्हाट इज द नेट फोर्स, mass into acceleration. What is the mass, M2, and what is the acceleration, अब निकालो एक्सेलरेशन दोनों को ऐड करके, इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा, कौन सा, that will be considered in T। रिएक्शन कब लगता है, एक मिनट, रिएक्शन कब लगता है, जब बॉडी किस पे हो, रेस्ट पे, तो फिर वो नीचे जो कोई है तो वो रिएक्शन लगाएगा। यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस वर्क कर तो रहे, mg and T, सो यू कैन कंसीडर दिस mg का जो क्या कह रहे हो, रिएक्शन इन T। ठीक, हाँ, क्या है एक्सेलरेशन, mg upon m1 plus m2g upon m2 plus m1। सबका आ रहा, सारी क्लास का, अगर एक आध का भी ना आ रहा Yes, तो पूछ लो। sir. Yes, वेरी sir. गुड, दिस इज एक्सेलरेशन। एंड व्हाट वुड बी द टेंशन नाउ, यहीं से बता दोगे क्या है टेंशन, M1 का मल्टीप्लाई और कर दो,
देखो टेंशन क्या है, m1 इंटू ए ये है, m1 का मल्टीप्लाई कर दो तो टेंशन आ जाएगी। M2G अपॉन नहीं कटता, कटता कोई नहीं, आराम से करते, इतना जल्दबाजी नहीं है। डायग्राम बनाओ और दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, चलो जल्दी बनाओ। ये हाँ डायग्राम बेटा, मेक दिस डायग्राम एंड मेक द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी वाले बना दी, समझा दीजिए भैया, समझ में नहीं है। समझा दे, देखो ये पहला वाला केस है, m1 था, अगर ये नीचे के डायरेक्शन में पुली है तो m1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक, ये ऐसा मूव कर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। कौन कौन से फोर्सेस वर्क करेंगे इस m1 पे? नीचे के डायरेक्शन में m1g वेट, ऊपर के डायरेक्शन में रिएक्शन इसका सरफेस का, और इस डायरेक्शन में टेंशन। इसके अलावा और कोई फोर्स वर्क कर रहा है यहाँ पे? नहीं कर रहा। ये इसको बैलेंस कर देगा, जीरो। नेट फोर्स क्या बचा? टेंशन। एंड नेट फोर्स को किससे डिनोट करते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m1 इंटू ए कितना आ जाएगा? ठीक, पहला डायग्राम। दूसरा, नीचे के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है कौन सा? m2g। ऊपर के डायरेक्शन में वर्क क्या कर रही है? टेंशन। ज्यादा कौन सा है? m2g। तभी तो बॉडी कहां भाग रही? नीचे पे। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? m2g माइनस की, और नेट फोर्स को डिनोट किससे करते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m2 इंटू ए। सेकेंड टाइप। अभी क्लियर? हाँ भैया आ गया। भैया शाबाश। तीनों डायग्राम बनाओ और फिर लिखो फॉर वही सेम मास m1, फिर इक्वेशन नंबर 2 में लिखना फॉर मास m2, फिर लिखना एडिंग 1 एंड 2 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस। भैया इसमें कंसीडरेशन नहीं लिखेंगे? नहीं कुछ नहीं लिखना, हम बाद में लिखवाएंगे क्या लिखना, अभी तुम ये लिखो, अभी हम लिखवाएंगे। आपको फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बताना है कि होता क्या, समझ में आ रहा है तुम लोग को? इस सब putting this value in equation 1, यह है इक्वेशन 1। तो टेंशन क्या हो जाएगी? m1 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेंशन क्या हो जाएगी? इस इक्वेशन में m1 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेंशन हो जाएगी m1 इंटू ए, मतलब m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी। जा रही है नीचे, रुकती कैसे वो? कैसे? फ्रिक्शनलेस सरफेस है, खिसकेगी नीचे। फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो वो तो खिंचेगी नीचे। पुली भी फ्रिक्शनलेस है, रुक ही नहीं सकती। ठीक है, नोट थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, बॉडी शुड बी कंसिडर्ड पॉइंट साइज। पहला नोट के अंदर पहला स्टार, bodies should be considered point size.
हाँ भैया नेट bodies should be considered point size. Next point. Mark the various forces acting on each body. Mark the various forces acting on each body. एक और महाशय से मिलो. बहुत अच्छी एप्लीकेशन, रियल लाइफ. क्वेश्चन विल कम इन द सीबीएसई. कॉम्पिटिटिव पक्का. अपेरेंट वेट ऑफ द पर्सन इन लिफ्ट या एलिवेटर. डालो ऐड. हाँ हाँ, सिर्फ नोट के तो. ये फोर्थ एप्लीकेशन. 10 मिनट लगेंगे इसके तीनों केसेस समझने. 5 से 10 मिनट बस. फोकस यहाँ. आप खुद समझाओगे मुझे. लिफ्ट बनानी पड़ेगी. अच्छा, ये वेइंग मशीन है जिसमें आपका वेट नापा जाता है. आप इस पे खड़े हुए तो नॉर्मल में तो आपका वेट जाना चाहिए नीचे की तरफ, और इसका रिएक्शन जाएगा. तो जो वेइंग मशीन हमें बताती है वो हमारा नेचुरल वेट नहीं बताती, वो उस वेट का रिएक्शन बताती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अपरेंट वेट. mg का रिएक्शन, हालांकि माना कि नॉर्मल केस में अगर ये अर्थ पे रखी हुई है और बॉडी रेस्ट पे है तो mg वुड बी इक्वल टू r, बट इट इज नॉट शोइंग द mg. द बॉडी इज सॉरी द मशीन इज शोइंग द रीडिंग ऑफ अर्थ रिएक्शन, राइट. इसीलिए इसको अपेरेंट वेट बोलते हैं. तो अगर नॉर्मल केस में मशीन r शो कर रही है तो हमारा रियल वेट बता रही है, हमने मान लिया. इसी मशीन को उठा के हमने किस में रख दिया? लिफ्ट. ठीक, लिफ्ट के अंदर रख दिया. अब देखो, अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, कहीं कांस्टेंट वेलोसिटी से. पहला केस, इफ द लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट v, कहीं भी करे, नीचे ऊपर कोई दिक्कत नहीं. नेट फोर्स कितना हो जाएगा? R माइनस mg इक्वल्स टू नेट फोर्स. क्या लिखते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन. एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन हियर? तो R इक्वल्स टू mg. इसका मतलब क्या? अगर आप लिफ्ट में खड़े हो वेइंग मशीन के ऊपर और लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आपका मास मशीन वही बताएगी जो रियल में आपका मास है. दैट इज mg इज द रियल मास, r इज द अपरेंट वेट. दोनों सेम आ रहे हैं. किस केस में? जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है? मूव कर. माइक बंद करो, किसी का माइक ऑन हुआ. अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है किसी भी डायरेक्शन में, ये हमने r माइनस mg लिया, इसका मतलब लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रही है.
अगर नीचे के डायरेक्शन में मूव कर रही होती mg माइनस आर लेते, तो भी आता तो यही। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में मूव करे चाहे नीचे के डायरेक्शन में, आपका जो बॉडी का वेट है वो रियल वेट ही बताएगी। अब मान लो कि लिफ्ट मूव कर रही है, दूसरा केस, अपवर्ड डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन। लिफ्ट कहां मूव कर रही? ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रही, तो आर माइनस एम जी लोगे कि एम जी माइनस आर लोगे? आर माइनस तो आर माइनस एम। यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, देयर इज एक्सेलरेशन, तो किसके इक्वल में रखोगे इसको? एम ए। व्हाट वुड बी द आर? MA plus MG या फिर MA प्लस जी। देखो, तुम्हारा वेट मशीन को शो करना चाहिए था mg, लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रही है, तो वेइंग मशीन आपका 75 kg ना शो करके कितना शो करेगी? 80 या 85 या 90 ज्यादा शो। बॉडी का मास बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? देखो आर एम ए प्लस जी हो। सो नाउ द वेइंग मशीन इज शोइंग द मोर वेट देन द एक्चुअल वेट। So apparent weight in the case of acceleration of the lift in the upward direction is more than the actual weight. कह सकते कि नहीं कह सकते? Yes sir. Yes or no? बिल्कुल नहीं कह सकते। This is the second case. सबको समझ में आया second case? Anyone in the class जिसको second case समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता दूं। भैया प्लीज रिपीट वंस मोर। भैया वो Once more, डायग्राम okay. एक्सप्लेन कर दीजिए। ये वाला यस सर। नॉर्मल केस में एक्सप्लेन करना है कि इसी सेकंड केस में एक्सप्लेन करना? यस सेकंड केस। नॉर्मल में देखो, ये वेइंग मशीन है, आपके जमीन पे रखी हुई है, आप इसके ऊपर खड़े हुए, तो जो वेट शो किया ना मशीन में, मान लो हम खड़े हुए तो 75 किलो शो किया, 75 kg, तो वो वेट mg ने शो करके रिएक्शन शो किया, क्योंकि mg तो नीचे की तरफ लग रहा है और मशीन में कौन सा वेट जा रहा है? आर जा रहा है। However, these are same in the case of natural body. अगर हम नेचुरल जमीन पे खड़े हैं तो R is equal to mg, तो आपका एक्चुअल वेट शो करेगा। मान लो हमने इस मशीन को उठा के लिफ्ट के अंदर रख दिया, अब लिफ्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रही। अब इसमें अगेन दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन में R, नीचे के डायरेक्शन में mg। लेकिन लिफ्ट ऊपर की तरफ भाग रही है, तो R माइनस mg इक्वल टू नेट फोर्स, दैट इज F। बट F इक्वल टू ma और एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ 0। तो पहले केस में R इक्वल टू mg हो जाएगा। इसका मतलब क्या था कि अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसके अंदर तुम मशीन रख के अपना वेट नापोगे, वो सेम है जो आप मशीन के बाहर नाप रहे। मतलब आपका एक्चुअल वेट ही बताएगी लिफ्ट नहीं, लिफ्ट के अंदर रखी वेटिंग मशीन एक्चुअल वेट ही बताएगी, गलत वेट नहीं बताएगी। बट अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही, दैट इज ए ठीक। अब समझो इस चीज को कि ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है आर, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है mg, और नेट फोर्स कितना हो जाएगा? R माइनस mg, क्योंकि लिफ्ट जा रही है ऊपर के डायरेक्शन में। बट यहां पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है, बॉडी हैज सम एक्सेलरेशन दैट इज a, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? m इंटू a। तो R माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a। तो R हो जाएगा mg प्लस ma। अब वेट होना चाहिए था सिर्फ mg, लेकिन मशीन तो R शो करती है, तो mg प्लस ma शो कर रही, ज्यादा वेट शो कर रही कि नहीं कर रही? तो जब भी आप लिफ्ट को एक एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करोगे, आपकी बॉडी का वेट बढ़ जाता है, वो बढ़ता नहीं है, वो मशीन गलत वेट शो करती है। अब समझ में आया केस नंबर 2? यस सर। सबको?
ठीक ठीक। केस नंबर 3, if the lift is moving with acceleration a in the downward direction, अब आप लोग बताओ क्या हो जाएगा ये इक्वेशन? R R is equals to ये हो जाएगा mg minus r. mg minus r. क्योंकि लिफ्ट कहाँ को मूव कर रही है? Downward. डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब mg इज ग्रेटर देन r, तो क्या करोगे? mg माइनस r, और एक्सेलरेशन कितना है a, तो इज इक्वल टू m। तो अब आपका r कितना हो जाएगा? mg माइनस, मतलब आपके बॉडी का जो वेट शो करेगी मशीन, वो कम शो करेगी कि ज्यादा? कम करेगी भैया। कम कम शो। कम। राइट। चौथा केस आप मुझे बताओगे। तीसरा समझ में आया सबको? Yes sir. Yes sir. एक मिनट, एक मिनट। कहाँ पे कहाँ से जाता है? इस केस में अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा है, तो तुम कह रहे हो कि क्या एक मिनट, ठीक है ठीक। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन बढ़िया है। कह रहा है कि अगर G is less than A, ये कह रहे हो, ठीक है। सो यू विल कंसिडर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अगर G छोटा है A से, सर वो तो 0 बताने लगेगी। हाँ, तो फिर मशीन 0 बताने लगी। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ केस होगा ऐसा। एक मिनट रुको, बता रहे हैं। R इक्वल्स टू mg माइनस ma, ठीक है। अब यश कह रहा है कि अगर बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा, तो R की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? नेगेटिव। R की वैल्यू तो भी नेगेटिव रहेगी ना, R की वैल्यू तो भी नेगेटिव रहेगी। दिक्कत क्या है? R की वैल्यू तो भी नेगेटिव रहेगी, तो अपन को तो R की वैल्यू तो नेगेटिव चाहिए, समझ रहे हो? नेगेटिव साइन इज शोइंग द डिक्रीमेंट इन योर मास, नेगेटिव साइन इज शोइंग द डिक्रीमेंट इन योर मास। कोई दिक्कत नहीं, तो यहां नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव ही हो जाएगा, कहीं ना कहीं डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज तो हो नहीं जाएगा। आंसर आपका नेगेटिव साइन के साथ आएगा, आप ये कह रहे हो। आंसर आपका नेगेटिव साइन इज शोइंग द डिक्रीमेंट इन मास, ठीक। नेगेटिव साइन इज शोइंग द डिक्रीमेंट इन मास, क्लियर? वैल्यू तो कम ही आएगी, वैल्यू तो बढ़ नहीं जाएगी। किस केस? पॉजिटिव में भी होगा तो वैल्यू तो कम आएगी। मान लो इसकी वैल्यू 75 kg है, ये छोटा है, ये 60 आया, कितना है डिफरेंस? 15 प्रभु, तो मास की वैल्यू तो डिक्रीज होगी ना, वही तो उससे बोला। वैसे तो ये नेगेटिव भी आता है। हाँ, वही नेगेटिव साइन इज शोइंग द डिक्रीमेंट इन मास, अगर नेगेटिव आ रही। थर्ड लास्ट केस, अगर बॉडी फ्री फॉल कर रही, आप बताओ। चलो 3 समझा दिए ना, चौथा समझा। अगर बॉडी फ्री फॉल कर रही, फ्री फॉल का मतलब जानते हो, तो बताओ क्या होगा? बॉडी का मास कम शो करेगी, बॉडी का मास कम शो करेगी, ज्यादा शो करेगी या सेम शो करेगी? सर 0 0 शो करेगी। कितने लोग 0 के साथ जाना चाहते हैं? कितने लोग 0 के साथ जाना?
हाथ, 2 हाथ उठे, 5 हाथ उठे, 5 हाथ। अगर बॉडी फ्री फॉल कर रही है मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई जी, इसकी वैल्यू क्या हो गई? तो mg माइनस mg, तो r कितना हो जाएगा? तो अगर बॉडी फ्री फॉल कर रही है मतलब नहीं, आपका वेट बताएगी नहीं। दीज आर दी 4 केसेस, चारों केसेस अच्छे से समझ में आए? फोर्थ वाला फ्री फॉल वाला, फ्री फॉल का मतलब है, देखो इसमें फ्री फॉल हुआ तो नीचे के डायरेक्शन में mg लग रहा, ऊपर के डायरेक्शन में r लग रहा, r सेम, ठीक, r माइनस mg इज इक्वल टू ma करते ना, यहां a की वैल्यू क्या है? फ्री फॉल का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जिस एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रही है वो क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? अब ये उस साइड जाएगा तो mg माइनस mg, या r उस साइड जाके ये इस साइड आएगा तो mg माइनस mg, r इज इक्वल टू आना 0 ही है। लिखो सर प्रैक्टिकली हाँ। सर लेफ्ट में फ्री फॉल कैसे होगा सर? प्रैक्टिकली रियल लाइफ में क्या क्या कह रहे हो? फ्री फॉल हाँ, लिफ्ट में फ्री फॉल प्रैक्टिकली कैसे होगी? वायर कट होगी, और जब उसका वायर टूट जाएगा, वायर टूट जाता है जब अपनी जिंदगी का लास्ट एक्सपेरिमेंट वो सीधा गिरती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। अब कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा उसमें सिवाय mg के, समझ रहे हो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरती जब कट हो जाती है। लिफ्टिंग लिखूंगा इसको, वर्डिंग में भी लिखवा दूंगा, लिखो फर्स्ट। When a body of mass capital M या अपन ने स्मॉल m लिए ना, the body of mass small m, बहुत अच्छे से लिखना चारों केसेस। अभी हम केस 1 नहीं लिखवा रहे, अभी हम नॉर्मल लिखवा रहे। When the body of mass small m rests, rests on the surface या फिर on the weighing machine, comma mgx vertically downward, भैया mg के बाद क्या बोला? x vertically downward, and reaction is in the upward direction, and the reaction क्या कहां अटक गया बताओ, हमें बताओ। weighing machine, when the body of a mass m rests on the weighing machine, mgx नहीं, mgx vertically downward and the reaction r is in the upward direction, full stop। ये डायग्राम बना लेना साइड में, काम चलाओ यहाँ पे बना लिया, यही बात लिखो the machine reads this normal reaction, and it is known as apparent weight, APP। बेटा इससे क्लियर तो बाकी सबको भी क्लियर नहीं है आवाज मेरी? सर क्लियर है, ये क्लियर है आवाज। क्लियर है?
लीव करके ज्वाइन Crystal clear, sir. ज्वाइन करके। इट इज नोन एज अपरेंट वेट। सर डायरेक्शन के बाद रिपीट कर दीजिए। डायरेक्शन के बाद रिपीट करो। रिएक्शन बोला, डायरेक्शन तो बोला ही नहीं। नहीं, उसको बोला आवाज है। नहीं आ रही ठीक से, कोई बात। डायरेक्शन बोला। मांगा था। चलो बाद में लिख लेना, रुक जा, लाइन छोड़ दो, इतना परेशान मत हो। 2 मिनट रह गए, 4 केसेस में कौन है, समझ रहे? 5 बजे से क्लास हमारी नहीं, तुम लोग की क्लास नहीं है कोई 5 बजे से? है भैया। किसी की नहीं है? सर है। सर है मैच। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, लिखो लिखो लिखो। केस 1, इट इज नोन एज अपरेंट वेट। केस 1, लाइन चेंज। केस 1, when the lift is at rest or moving with constant velocity, is at rest or moving with constant velocity, B। चलो कल लिखवा 5 बजे के बच्चे को थोड़ा रेस्ट